हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, तो आज के इस क्लास को एक महामैराथन क्लास भी आप समझ सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे और सबसे स्पेशल बात तो यह है कि हम इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स को मात्र एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये बहुत स्पेशल वीडियो हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन कौन से वो 7 टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले उसको जानना जरूरी है, जो हमें पढ़ना है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे जो 7 टॉपिक्स होंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। मैंने आपको रूल के साथ भी बता दिया है, लेकिन आज हम उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं, 2-2 क्वेश्चन हम हर एक टॉपिक के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के 2 क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जिसके 2 क्वेश्चन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन 2, फिर सिंटैक्स इसके 2 क्वेश्चन, फिर एंटोनिम्स 2 क्वेश्चन, सिनोनिम्स 2 क्वेश्चन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन। मतलब इन 7 टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए हमारे साथ क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, अगर आपने रूल्स पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं पढ़ रखा है भैया तो क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही। ठीक, जिसने रूल्स नहीं पढ़ा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसने पढ़ रखा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पूरा मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, सर्च करोगे तो आ जाएगा, मतलब ढूंढोगे तो मिल जाएगा, सुना होगा आपने। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हिज मदर सैड द सन इज वेरी हॉट, यानी कि उसकी माता जी ने कहा सूर्य बहुत गर्म है। अब हम सभी को पता है कि सूर्य गर्म है, दैट्स अ हिस्टोरिकल ट्रुथ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक, और ये कौन सा सेंटेंस है ये बताइए। देखिए हिज मदर सैड द सन इज वेरी हॉट, देखिए ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस है, ये इंपरेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये ऑप्टेटिव नहीं है। ठीक है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी कंडीशन कौन सा टेंस है भैया, यहां पर इज एमआर का यूज हुआ है और इज एमआर को यूजुअली हम लोग कन्वर्ट करते हैं वाज बियर में, लेकिन यहां पर हम इसको इस इज को वाज में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने रूल आपको पढ़ाया था कि अगर हमेशा सत्य रहने वाली बात आती है तो वहां पर हम उसके टेंस में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे आपसे कोई कहे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो क्या इसको आप ऑनेस्टी इज को आज में कन्वर्ट करेंगे? अगर इनडायरेक्ट में करना होगा नहीं करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब जो ऐतिहासिक तथ्य हैं इनको हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, जैसे इजारम को वाजबेर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाओगे जल्दी बताओ, मैंने पहले भी बता रखा। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे हिज मदर, तो मदर ही रहेंगी तो हिज मदर। ठीक है, अब देखिए सैड को हम सैड ही रहने देंगे, सैड कर दिया हमने। अब चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस है भैया, इसको जब हम रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जब हम ऐड करते हैं, यानी कि जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, तो यहां पर दैट होगा। ठीक, दैट, बाकी ऐसे लिख देंगे द सन इज वेरी हॉट, वेरी हॉट, समझ में आ गया। मतलब यहां पर हम इज आरएम को वाज बियर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि सूर्य बहुत गर्म है। ठीक है,
टच करके तो हमने देखा नहीं है, हमें वैसे ही इतनी दूर से जब हम लोग नीचे पृथ्वी पर हैं और हम लोगों को गर्मी लगती है जब ज्यादा धूप होती है, तो सोचिए वहां पर कितनी गर्मी होगी जहां पर सूर्य है, कितना गर्म होगा वो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, सपने में जा सकते हैं। ठीक है, तो हिज मदर सेड दैट द सन इज वेरी हॉट, ये समझ में आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए। सी सेड टू सीता, उसने सीता से कहा डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलती हो। तो उसने सीता से कहा क्या तुम हॉकी खेलती हो। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने का यही तरीका है कि आप लोग समझिए कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, तो इसमें देखिए कौन सा ये सेंटेंस है, पहले सेंटेंस पहचानिए। देखिए ये आगे आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे होता है। ठीक, समझ में आया। दूसरी कंडीशन, ये कौन सा टेंस है, डू आगे लगा है, इसका हिंदी निकालिए, डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलती हो। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज हम कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है, कि ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए डू आगे लगा है, डू या डज है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है भैया, ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, सिंपल सा है। तो इसको अब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको समझने होंगे। ठीक, देखिए यहां पर तो हमने दैट लगा दिया, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सी तो सी ही रहेंगी। ठीक, सैड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखिए अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो सैड टू के स्थान पर हम या तो आस्क्ड का यूज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सी आस्क्ड, आस्क्ड इज बेटर। ठीक है, आस्क्ड लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, तो सी आस्क्ड सीता। ठीक है, सी आस्क्ड सीता। ठीक, अब बीच में क्या लगाएंगे, देखिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आगे है तो हम बीच में दैट का यूज नहीं करते, इफ या वेदर का यूज करते हैं। यहां पर आप इफ का यूज कर सकते हैं या फिर मैं साइड में लिख सकता हूं, आप लोग वेदर का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे वेदर लिखा जाता है, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया, यहां पे दैट का यूज हम नहीं करेंगे। तो सी आस्क्ड सीता इफ। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर डू आगे है, तो क्या जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिड आगे आएगा, ऐसा नहीं होता। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, इफ या वेदर के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसके असर्टिव में हम लोग बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव यहां पर लिखेंगे। तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भैया जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। तो सन, सन वाला ट्रिक याद रखिएगा, सन का मतलब क्या होता है, पुत्र। ठीक, तो सन वाला ट्रिक याद रखिएगा। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई बी ये आते हैं, सेकंड में यू आता है, तो यू बदलेगा सीता से। अब सीता भैया फीमेल है, फीमेल सीता के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, सीता के लिए हम सब्जेक्टिव केस सी लिखेंगे। अगर मोहन रोहन होते भैया तो हम ही लिखते, बस सिंपल सा। तो इफ सीता के लिए हम लिखेंगे सी। ठीक है, यहां पर कलर हम वही रखेंगे तो सी लिख देंगे। ठीक, अब चूंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए क्या होता है, इसके असर्टिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं। पता है कि नहीं पता है, निगेटिव में तो हम डिड का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में भी करेंगे, लेकिन असर्टिव में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, सबको पता होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सी, अब देखिए प्ले का सेकंड फॉर्म लिख देंगे प्लेड, सी प्लेड हॉकी, सी प्लेड हॉकी, बस ये हो गया। इनडायरेक्ट में बदल चुका है ये, सी आस्क्ड सीता इफ सी प्लेड हॉकी, बस हो गया। डायरेक्ट से मैंने इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया है, दैट्स अ इनडायरेक्ट नरेशन। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो समझ में आना चाहिए क्योंकि ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे बताएंगे, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक,
तो ध्यान से समझिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक, सारी चीजें। तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप कि आपके समझ में बिल्कुल से आ चुके होंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साइड में मैं हो जाता हूं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा टॉपिक है ये है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कौन सा सेंटेंस? वो भी आपको ब्रैकेट में दिया गया है, देखिए कंपाउंड सेंटेंस, ठीक, मतलब जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में कन्वर्ट आपको करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे हम इन दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे, वो भी कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया, ठीक है। अब रामू की जगह पर कुछ और भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज करके दे सकते हैं, रामू श्यामू, ठीक है, मोहन रोहन, तो उससे नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है। भैया कानपुर गए, घूमे टहले, ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, भैया घूम तो रहे हैं, भले रामू हैं। देखिए रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया। ही मेट हिज फ्रेंड दियर, वह वहां अपने मित्र से मिला, या फिर उसकी मुलाकात अपने मित्र से हुई। तो रामू कानपुर गया, कानपुर का भी मजा ले रहा है और अपने फ्रेंड से भी वहां पर मिल गया, चार में चांद लग गया, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में इसको कैसे बदलोगे? सिंपल सा है, क्या करेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे रामू, रामू वेंट, वेंट टू कानपुर, टू कानपुर। अब देखिए हमें ही लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामू भैया के लिए ही लगाया गया है, ठीक है, इन्हीं के लिए ही का प्रयोग किया गया है, तो ही नहीं लगाएंगे, इसको कंपाउंड बनाना है तो बीच में एंड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एंड। एंड मेट, ही हटा देंगे, मेट हिज फ्रेंड, फ्रेंड दियर, ठीक, दियर। तो क्या कहा गया था ऊपर कि रामू कानपुर गया, वह वहां अपने मित्र से मिला, ठीक। नीचे मैंने क्या किया, रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट हिज फ्रेंड दियर, रामू कानपुर गया और वह वहां अपने मित्र से मिला। दोनों का मीनिंग सेम है, बट इसको मैंने कंपाउंड में बदल दिया है, यही मेरी एबिलिटी है। और आपको भी अगर बदलना है तो ये समझना होगा कि आखिर कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। बीच में मैंने एंड लगा दिया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ गया? मीनिंग दोनों का सेम है। रामू ही वहां कानपुर भी गया था, वह अपने मित्र से भी मिला था, नीचे भी वही है, बस मैंने और कर दिया है, दोनों साथ में हो रहे हैं, एंड लगा दिया, ठीक। दूसरा देखिए, आई लिव एन एयरी हाउस, आई मैं लिव रहता हूं, एन एयरी हाउस एक हवादार घर में, तो मैं एक हवादार घर में रहता हूं, ठीक है, मतलब खिड़कियां ही खिड़कियां भैया, हवा आती जाती रहती है, लाइफ का फुल एंजॉय ले रहे हैं, नाम नहीं दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, इट इज डबल स्टोरेड, वो 2 मंजिला है। डबल स्टोरेज का मतलब होता है 2 मंजिला, ठीक है, समझ में आया? तो मैं एक हवादार घर में रहता हूं, यह 2 मंजिला है, ठीक है। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कैसे बदलोगे? तो कैसे बदलोगे? मैं एक हवादार घर में रहता हूं, वह 2 मंजिला है, बीच में क्या लगा देंगे? व्हिच लगा देंगे, बस ये बदल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे आई लिव एन एयरी हाउस, एयरी हाउस व्हिच, बीच में क्या लगा देंगे? व्हिच, जो, व्हिच। अब इट को हटा देंगे क्योंकि इट का प्रयोग जो है हाउस के लिए हुआ है, तो व्हिच इज डबल, डबल स्टोरेड, स्टोरेड, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा ये, ठीक। तो आई लिव एन एयरी हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूं, व्हिच इज डबल स्टोरेड, जो कि 2 मंजिला है। ऊपर क्या कहा गया था? मैं हवादार घर में रहता हूं, वो 2 मंजिला है। नीचे क्या कहा गया? मैं हवादार घर में रहता हूं, जो 2 मंजिला है, जो लगा दिया बीच में। दैट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में ये आपका बदल चुका है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कहीं कहीं होता है कि थोड़ा बहुत टफ दे सकते हैं, तो मैंने कहा ना अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब अभी तो मैं उन क्वेश्चंस को बता रहा हूं जो लगभग लगभग आते हैं, आगे आगे मैं जो हाई लेवल्स के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक।
मेरे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। देखिए स्मार्ट बनिए, आपकी स्पीड हाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग जैसे ही मैं पढ़ाऊं आप लोग पहले समझिए उसको। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाता हूं बस साथ साथ नोट करते रहते हैं, हो गया काम। पहले समझिए उसके बाद आप उसको नोट कीजिए, दैट्स अ बेटर। ठीक, आगे देखिए, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। लगभग उसी तरह, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें ट्रांसफॉर्म करना है? ये आपका एक सेंटेंस दिया गया है, इसको जो ब्रैकेट में दिया गया उसी में ट्रांसफॉर्म कीजिए, यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज है। इसमें भी मीनिंग ना बदले, मतलब जो ऊपर कहा गया वही नीचे भी कहा जाए। ठीक है, तो द बॉयज बियर, सबसे पहला क्वेश्चन, द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि लड़के जो है वो उपन्यास पढ़ रहे थे। ठीक है, लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे। कौन सा टेंस है, जल्दी बताओ कौन सा टेंस है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जो हमारे अंग्रेज बच्चे हैं, मतलब जो इंग्लिश में ज्यादा तेज है, उनके लिए मैं बता दूं, वाज देयर प्लस वर्ब में आईएनजी, दैट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे बदलोगे? आप सभी को पता है, जब भी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और सब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखते हैं बाय लगाकर। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? लड़के। कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो भैया लड़के जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक, ये जो है हमारे ये सब्जेक्ट हो गए। ठीक, क्या पढ़ रहे थे? उपन्यास। क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है जब भी हम पैसिव वॉइस को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, नॉवेल्स को आगे कर देंगे, नॉवेल्स। ठीक, अब देखिए हम जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। बीइंग लगाना पड़ता है इसमें, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिख देंगे। सिंपल सा है। तो नॉवेल्स बियर बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म होगा रीड ही होगा। ठीक है, रीड बाय द बॉयज, बाय द बॉयज, बस हो गया। नॉवेल्स बियर बीइंग रीड बाय द बॉयज, मतलब जब भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वाज बियर के साथ बीइंग लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये आईएनजी हट जाता है। ठीक है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड होगा, बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। अगर कोई और वर्ड होता तो हम लिख देते। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन, पहला समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए, हाउ फाइन इज द वेदर, यानी कि कितना अच्छा मौसम है। देखिए ये, ठीक है, इसको बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। ये एक प्रकार का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो हाउ फाइन इज द वेदर, कितना अच्छा मौसम है, इसको बदलिए असर्टिव सेंटेंस में। कैसे बदलोगे? तो लिखेंगे यहां पे द वेदर, द वेदर is really very fine, really very fine, यानी कि मौसम सचमुच बहुत अच्छा है। ऊपर क्या था? हाउ फाइन इज द वेदर, कितना अच्छा मौसम है, एक्सक्लेमेटरी में था, इसको असर्टिव में बदलना है तो द वेदर इज रियली वेरी फाइन, यानी कि बहुत मौसम सचमुच बहुत अच्छा है। ठीक है, बस ऐसे हो गया, ये आपका असर्टिव में बदला जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसके आगे ब्रैकेट में दिया जाएगा कि आखिर आपको करना क्या है। यहां पर रिमूव टू भी आ सकता है और बहुत सारी चीजें असर्टिव में आपको बदलने के लिए आ सकता है। ठीक है, और जो आपका वो होता है डिग्रीज जो होती हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड दैट्स वन इज सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसा भी आ सकता है कि पॉजिटिव डिग्री दे दिया जाए, आपसे कहा जाए भैया इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलो। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। अभी तो हमने सीखा ट्रांसफॉर्मेशन में कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे एंड एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोर्थ नंबर टॉपिक।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं वाक्य संशोधन, वैसे इंग्लिश में होता है सिंटैक्स। मतलब आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें गलतियां हैं, मतलब मिस्टेक्स पाई जाएंगी, वही आपको सही करके लिखना है, और जो सही करके लिख गया भैया उसको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। सिंटैक्स का मतलब ही होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस में जो कुछ भी मिस्टेक है, जो कुछ भी एरर है, उसको सही करके लिखिए, सिंटैक्स यही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई लाइक वेजिटेबल, यानी कि मैं सब्जियां पसंद करता हूं। ठीक है, या फिर मुझे सब्जी पसंद है। तो देखिए इसमें क्या है, गलती क्या है? वेजिटेबल नहीं लिखते हम, वेजिटेबल को वेजिटेबल्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आई लाइक वेजिटेबल को हम लिखेंगे वेजिटेबल्स, क्योंकि अगर एक कोई सब्जी का नाम दिया जाता, ठीक है, कोई एक सब्जी का नाम अगर दिया जाता तब तो हम वेजिटेबल लिख सकते थे, लेकिन यहां पर सब्जी का नाम नहीं दिया गया, बस लिखा है आई लाइक वेजिटेबल, मैं सब्जी पसंद करता हूं या फिर मुझे सब्जी पसंद है, तो इसको हम लिखेंगे आई लाइक वेजिटेबल्स। ठीक, समझ में आया? दूसरा देखिए, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो इसमें क्या गलती है? आपने पढ़ा होगा सन के आगे हम दा लगाते हैं, इसमें गलती देखिए, मैं करते हुए जा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। द सन राइजेज इन द, देखिए ईस्ट से पहले भी हम दा लगाएंगे, इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द, इनके बाद फिर दा लगाएंगे, इन द बेस्ट। मतलब यहां पर भैया सिर्फ दा का प्रॉब्लम था, दा नहीं थे। ठीक है, दा। तो देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, अब ये आपका बिल्कुल सही हो चुका है, मतलब सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, बस दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक, तो इसमें गलती क्या था? सन से पहले दा नहीं लगा था, ईस्ट से पहले दा नहीं लगा था, और सेट से पहले बेस्ट से पहले भी दा नहीं था, वही आप लगा देंगे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समझ में आया सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में छोटी छोटी गलतियां रहेंगी, उसको सही कीजिए, आप नंबर ले जाइए। ठीक है, समझ में आया? तो ये समझ में आ गया 4th नंबर टॉपिक। अब चलेंगे अपने 5 नंबर टॉपिक पर, देखते हैं क्या है। देखिए 5 नंबर टॉपिक हमारा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे देखिए ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। वैसे ही हमारा एंटोनिम्स होता है, वही सेम चीज। इसमें देखिए फर्स्ट है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? आप ही लोग बताइए। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना, या वृद्धि आप बोल सकते हैं। ठीक है, वृद्धि। इसका एंटोनिम्स क्या होगा बताइए? इसका एंटोनिम्स होगा डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है घटना या कमी। ठीक है, इंक्रीज का मतलब आप वृद्धि लिख सकते हैं और डिक्रीज का मतलब लिख सकते हैं कमी। समझ में आता है, आ रहा है, या फिर घटना। ठीक, जैसे कहा नहीं जा रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, तो वो बढ़ रही है। ठीक है, और ये डिक्रीज का मतलब होता है घटना या कमी। दूसरा देखिए एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, एम्पल का मतलब लिखेंगे हम लोग पर्याप्त, मतलब कोई चीज पर्याप्त हो भैया तो उसको बोलेंगे एम्पल। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा बताइए जल्दी? इसका एंटोनिम होगा इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। क्या होता है? अपर्याप्त। ठीक, समझ में आया? तो एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। मतलब कोई चीज आपको पर्याप्त है, अपर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, और इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा होता है भैया डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। सुना होगा आपने, तनाव, चिंता। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा उसको लिखते हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या होता है आप ही लोग बताइए? कंफर्ट का मतलब होता है आराम। क्या होता है? आराम।
तो ये सब एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। मतलब इंक्रीज का मतलब वृद्धि, डिक्रीज का मतलब कमी, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना, एम्पल का मतलब पर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त, डिस्ट्रेस का मतलब तनाव, चिंता, ठीक, और कंफर्ट का मतलब आराम। भैया किसी को चिंता है किसी चीज को लेकर, किसी को आराम है, दैट्स एंटोनिम्स। ठीक है, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको कीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सिनोनिम्स। जैसे देखिए अभी हमने एंटोनिम्स पढ़ा। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे की विपरीत अर्थ रखते हैं, एकदम उल्टा। लेकिन अब आते हैं सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब जो एक दूसरे से समान अर्थ रखते हैं। जैसे देखिए कंसील का मतलब होता है छिपाना, तो और कौन सा वर्ड है जिसका मतलब छिपाना होता है? मतलब वर्ड अलग अलग रहेंगे बट उनका मीनिंग सेम रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं समानार्थी शब्द, मतलब उनका अर्थ समान है। जैसे देखिए कंसील का मतलब होता है छिपाना, कोई चीज छिपाया जाए। ठीक है, तो बताइए किसका मतलब छिपाना होता है? आप लोगों ने सुना होगा हाइड, हाइड एंड सीक का नाम सुना है, लुका छिपी। ठीक है, खेल खेला जाता है, तो हाइड हो गया और वेल हो गया, VEIL। इन दोनों का मतलब भी होता है छिपाना। तो कंसील का मतलब होता है छिपाना, हाइड और वेल का मतलब भी होता है छिपाना। तो देखिए वर्ड अलग अलग हैं बट इनके मीनिंग सेम है, दैट्स द सिनोनिम्स। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, कोई आपकी प्रशंसा करे। ठीक है भैया बहुत अच्छे हैं, तो इसका हो जाएगा एडमायर। एडमायर का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। ठीक, समझ में आया? तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, एडमायर का मतलब भी होता है प्रशंसा। ठीक है, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, क्लास में रहते होंगे, तो जो टॉपर स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे हैं भैया, सामने वाली बेंच पर बैठते हैं और अच्छे से वो जो भी टीचर पूछते हैं बताते हैं, तो वो टीचर जो है सबसे प्रशंसा करता होगा, ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में। ठीक, तो वैसे ही बनिए कि 2-4 लोग आपके बारे में बात करें, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है, जिसके लिए भीड़ हो वो आपको बनना है। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, सुना होगा प्रसिद्ध, भैया ये एक प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध। इसका क्या होगा? प्रसिद्ध का फेमस, फेमस आपको पता होगा, फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। ठीक है, उसके बाद में इमिनेंट लिख सकते हैं आप, इमिनेंट, इमिनेंट। ठीक, तो इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस और इमिनेंट का मतलब भी होता है प्रसिद्ध। तो देखिए एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए कि नहीं हुए? वर्ड अलग अलग है बट दैट्स, इनका जो मीनिंग है वो सेम ही है। कंसील का मतलब छिपाना, हाइड या वेल का मतलब भी छिपाना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, एडमायर का मतलब भी प्रशंसा करना, इलस्ट्रियस का मतलब प्रसिद्ध, फेमस और इमिनेंट का मतलब भी होता है प्रसिद्ध। ठीक है, फेमस। नेक्स्ट, समझ में आ गया? नोट कीजिए पहले इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाम तो सुना ही होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बताइए जल्दी, हिंदी में है टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द चूज करना। जैसे देखिए ये पर्सन इज नॉट मैरिड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह ना हुआ हो, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से। ये पर्सन इज नॉट मैरिड, यानी कि वो व्यक्ति जिसका विवाह ना हुआ हो, उसे एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं अनमैरिड। ठीक है, या बैचलर आप बोल सकते हैं, बैचलर। ठीक है, तो वह पर्सन जिसकी ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो, उसे हम लोग बोलते हैं बैचलर। इससे हम हिंदी में कहते हैं अविवाहित। ठीक है, अविवाहित यानी कि जिसकी शादी ना हुई हो उसको हम लोग बैचलर ही बोलते हैं। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बैचलर अभी, ठीक है कि नहीं है? तो होंगे। ठीक, तो ये पर्सन इज नॉट मैरिड यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, बैचलर कहलाएगा, अविवाहित। ठीक, अनमैरिड भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। ठीक, दूसरा देखिए व्हिच कैन नॉट बी हर्ड, हियर्ड, जिसको सुना ना जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अनऑडिबल, उसको हम लोग बोलेंगे इनऑडिबल, इनऑडिबल।
इनऑडिबल, मतलब इन लगाएंगे, फिर आइडियो वाले में से ये यू डी आई ले लेंगे और बी एल ई लगा देंगे, इनऑडिबल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए? इसको हिंदी में बोलेंगे अश्राव्य, यानी कि जिसको सुना ही ना जा सके उसे हिंदी में बोलते हैं अश्राव्य, ठीक है, इनऑडिबल। मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है, समझ। जैसे आपसे कोई कहे कि वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑन गॉड, यानी कि जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता भैया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एथिस्ट, यानी कि नास्तिक, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तीसरा देखिए, ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी और के द्वारा एक आदमी का लिखा गया इतिहास, ठीक है, किसी और के द्वारा। मतलब एक आदमी का इतिहास अगर किसी और के द्वारा लिखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बायोग्राफी। क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। बायोग्राफी को हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे हम लोग बायोग्राफी, ठीक। यानी कि किसी अन्य द्वारा लिखा गया एक व्यक्ति का जीवन इतिहास, इसको हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जीवनी, जिसको जीवनी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं जीवन परिचय? जीवनी, क्योंकि भैया देखिए, अब कोई लेखक है या कोई कवि है, उनका जीवन परिचय लिखना है तो उसमें मृत्यु जरूर दी रहती है। अब देखिए, कोई लेखक अपनी मृत्यु कैसे लिख सकता है? तो इसका मतलब उनका जीवन परिचय किसी और के द्वारा लिखा गया है। वही चीज कहा गया ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी अन्य द्वारा लिखा गया एक व्यक्ति का जीवन इतिहास, उसको बोलेंगे बायोग्राफी, यानी कि जीवनी। मतलब वो किसी और के द्वारा लिखा जाता है, तभी तो उनकी मृत्यु उसमें लिखी रहती है, ठीक। तो ये तीनों था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये पर्सन इज नॉट मैरिड, दैट्स अ बैचलर, अविवाहित, व्हिच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना ना जा सके वो इनऑडिबल होगा, अश्राव्य। ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी और के द्वारा लिखा गया एक आदमी का इतिहास, जीवन इतिहास, उसे बायोग्राफी बोलेंगे, जीवनी, ठीक है। तो ये हमारा था 7 नंबर टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक था, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज के इस क्लास में हमने 12th इंग्लिश ग्रामर के टोटल 7 टॉपिक्स को पढ़ा। 7 टॉपिक के 2 क्वेश्चन को पढ़ा, टोटल हमने 14 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया। अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं और कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगे कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।